आर्यन की आंखें जब खुली तो तीखी धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। वो उसी हॉल में जमीन पर पड़ा था। उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। वो लाल आंखें, वो उल्टा लटका हुआ साया, वो डरावना गाना, सब गायब था। हवेली में दिन का उजाला फैला हुआ था। धूल के कण धूप की लकीरों में नाच रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि आर्यन को एक पल के लिए लगा कि शायद रात वाली घटना सिर्फ एक बुरा सपना थी। वो उठा और मुख्य दरवाजे की तरफ लपक कर गया। उसने हैंडल घुमाया। खट, दरवाजा एक बार में ही खुल गया। अजीब है, आर्यन बुदबुदाया। रात को ये जाम था और अब खुल गया। बाहर की हवा ताजी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। आर्यन को भूख लगी थी और उसका गला सूखा हुआ था। उसने तय किया कि वो गांव जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेगा और हो सके तो किसी मैकेनिक को ढूंढकर अपनी जीप ठीक करवाएगा। वो यहाँ एक रात और रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो पैदल गांव की तरफ निकल पड़ा। दिन के उजाले में छाया गांव और भी वीरान लग रहा था। घरों के दरवाजे बंद थे, गलियों में सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग जो दिख रहे थे वे आर्यन को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक छोटी सी चाय की टपरी खुली थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, चाय छान रहा था। आर्यन वहां जाकर बेंच पर बैठ गया। बाबा, एक चाय और कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आर्यन को पहचानते ही एक अजीब सा डर तैर गया। तुम हवेली वाले पोते हो ना? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा। जी, मैं आर्यन हूं। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने चाय का गिलास जोर से टेबल पर रखा। चाय छलक गई। यहां से चले जाओ बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। क्यों? कल रात मेरे ड्राइवर ने भी यही कहा था। आखिर माजरा क्या है? मेरी ही हवेली में मुझे डराया जा रहा है। आर्यन झुंझला गया। आसपास खड़े 2-3 लोग जो अब तक चोरी छिपे आर्यन को देख रहे थे, धीरे धीरे करीब आ गए। एक नौजवान ने कहा, डराया नहीं जा रहा साहब, वो हवेली खाली नहीं है, वहां वो रहती है। कौन वो? आर्यन ने पूछा। लाल साड़ी वाली, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, मानो नाम लेने से ही वो आ जाएगी। बरसों पहले तुम्हारे दादाजी ने, खैर हम उस बारे में बात नहीं करते। बस इतना जान लो, अमावस की रात शुरू हो चुकी है, वो जाग गई है। आर्यन को इन अंधविश्वासों पर गुस्सा आने लगा। बकवास, मुझे बस मैकेनिक चाहिए। यहां कोई मैकेनिक नहीं आएगा, बूढ़े ने साफ मना कर दिया। और अगर अपनी जान प्यारी है तो सूर्यास्त से पहले इस गांव की हद से बाहर निकल जाना। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने बिस्किट के 2 पैकेट खरीदे और वापस हवेली की तरफ चल दिया। उसे यकीन था कि गांव वाले उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे डरा कर भगाना चाहते हैं। वापस हवेली पहुंचकर आर्यन ने दिन के उजाले में घर की तलाशी लेने का फैसला किया। उसे जानना था कि रात को वह आवाजें कहां से आ रही थी। वो सीधा पहली मंजिल पर गया, उस कमरे में जहां उसने रात को हिलती हुई कुर्सी देखी थी। कमरा अब खाली था। कुर्सी अपनी जगह स्थिर थी, लेकिन फर्श पर अभी भी धूल में बने वे छोटे पैरों के निशान थे। आर्यन का दिल धक से रह गया। तो वो सपना नहीं था। उसने कमरे की छानबीन शुरू की। अलमारी खोली, खाली थी। दराजें खाली थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसके दादाजी थे और उनके बगल में एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में उस औरत का चेहरा किसी ने खुरच कर मिटा दिया था, जैसे कोई उस चेहरे को देखना नहीं चाहता था। तस्वीर के पीछे उसे एक उभार महसूस हुआ। उसने तस्वीर हटाई। पीछे दीवार में एक छोटी सी तिजोरी थी जो खुली हुई थी। उसके अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। आर्यन ने डायरी निकाली और धूल झाड़कर उसे पढ़ने लगा। ये उसके दादाजी की हैंडराइटिंग थी। दिनांक 12 अक्टूबर 1975। आज फिर वही हुआ। मुझे लगा था कि उसकी मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। वो मरकर और भी ताकतवर हो गई है। आज मैंने उसे गलियारे में चलते देखा। उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो मैंने उसे तोहफे में दी थी। उसकी पायल की आवाज छम छम अब मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
मुझे उस तांत्रिक की बात नहीं माननी चाहिए थी। हवेली के तहखाने में मैंने जो कैद किया है वो अब सिर्फ रूह नहीं बल्कि नर्क की आग है। आर्यन, अगर कभी तुम ये पढ़ो तो याद रखना, तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना, कभी नहीं। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तहखाना? उसे तो पता भी नहीं था कि इस घर में कोई तहखाना है। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक नक्शा मिला। उसमें तहखाने का रास्ता रसोई के नीचे बने एक खुफिया दरवाजे से जाता था। दादाजी ने क्या किया था? आर्यन खुद से सवाल कर रहा था। तभी उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। बाहर अभी भी धूप थी, लेकिन कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। और फिर उसे वह खुशबू फिर आई, मोगरे के फूलों की खुशबू। छम आवाज उसके ठीक पीछे से आई। आर्यन झटके से मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस डायरी की तरफ मुड़ा तो उसकी सांस रुक गई। जिस टेबल पर डायरी खुली रखी थी, उस पन्ने पर खून से सना एक ताजा हाथ का निशान छपा था। खून अभी गीला था। इसका मतलब जब आर्यन पीछे मुड़ा था तब किसी ने उस डायरी को छुआ था। वो चीज उसके और टेबल के बीच में थी, अदृश्य। अचानक जोर से हवा चली और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश की। लॉक। फिर से। तभी कमरे के कोने में रखी वो पुरानी आराम कुर्सी फिर से हिलने लगी। चर चर। और इस बार वो खाली नहीं थी। एक धुंधला सा साया उस पर बैठा था। लाल साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। एक औरत की आवाज गूंजी, लेकिन होठ नहीं हिले। आवाज सीधे आर्यन के दिमाग में गूंज रही थी। तुमने पढ़ लिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और खिड़की के कांच पर दे मारा। छपाक। कांच टूट गया। आर्यन ने बिना कुछ सोचे दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो घास के ढेर पर गिरा, जिससे उसकी हड्डियां टूटने से बच गईं, लेकिन शरीर छिल गया। दर्द से कराहते हुए वो खड़ा हुआ। अब शाम हो रही थी। सूरज डूबने वाला था और गांव वालों ने कहा था, सूर्यास्त के बाद यहां से निकलना नामुमकिन है। आर्यन अपनी जीप की तरफ भागा। शायद अब स्टार्ट हो जाए। वो जीप में बैठा और चाबी घुमाई। इंजन ने खर खर की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई। अंधेरा छा गया और तभी हवेली के अंदर की सारी लाइटें एक साथ जल उठी, जबकि हवेली में बिजली का कनेक्शन बरसों से कटा हुआ था। आर्यन ने देखा कि हवेली की छत पर मुंडेर के पास अनगिनत कौवे आकर बैठ गए हैं। वे सब एक टक आर्यन को देख रहे थे। वे कांव कांव नहीं कर रहे थे। वे बिल्कुल शांत थे। तभी उसे हवेली के पीछे जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर की नहीं, एक बच्चे के रोने की आवाज थी। बचाओ भैया बचाओ। आर्यन जानता था कि यह जाल हो सकता है, लेकिन आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। वो आवाज उसे उस सूखे पीपल के पेड़ की तरफ बुला रही थी, जो हवेली के पीछे वीराने में खड़ा था।